Hello everyone, this is our doctor. I hope you are doing really well। तो चलिए हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल का आर्टिकल 3 है ना। आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 3। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जितना हो चुका है आप सभी लोगों ने रिवाइज़ किया। किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कोई भी कैसा भी डाउट हो, अगर आपको PYQ में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझसे अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो किसी को कोई भी डाउट है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई भी डाउट है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज मेरी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ओके जी। चलिए तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 3। आगे स्टार्ट हमारा जो टॉपिक था वो था रेडियस, एटॉमिक रेडियस पढ़ रहे थे। आज स्टार्ट करने से पहले हम 10 मिनट्स रिवाइज करते हैं जितना हम आर्टिकल 3 में पढ़ चुके हैं, देन आई विल कंटिन्यू, ओके। चलिए आर्टिकल 3 में हमने पहले पढ़ा था पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या बताया था? द रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ a property towards top to bottom in a group and left to right in a period is called periodicity। मतलब जो भी हम चेंजेस हमें देखने मिलते हैं, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं या फिर पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो जो भी हमें चेंजेस देखने मिलते हैं प्रॉपर्टी में, जैसे कि एटॉमिक रेडियस हो गया, IP हो गया, EA हो गया, EN हो गया, इसको ही हमने क्या बोला था? पीरियोडिसिटी बोला था। वेरी गुड। उसके बाद मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, उसके बाद मैंने आपको बताया था रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको बताया था कि मेटल्स में हम कैसे देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बताया था जब भी हम मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखते हैं, एंड जब भी हम नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखते हैं। क्लियर है? ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या ऑर्डर था जब भी हम मेटल्स में? पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैंने आपको बताया था कि मेटल्स को कहाँ रखा गया है, किस किस ब्लॉक में मेटल्स को रखा गया है, किस ब्लॉक में नॉन मेटल्स को रखा गया है, और किस ब्लॉक में मेटेलाइट्स को रखा गया है। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दो, जल्दी फटाफट। अगर आप लोग रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो ये आप लोगों के लिए हाँ में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग डेली रिवाइज़ नहीं करोगे, PYQ नहीं लगाओगे तो आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। इतनी अच्छी तरह से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कराया जा रहा है, हर एक पॉइंट को उतना ही टाइम दिया जा रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मैंने बताया था कि S ब्लॉक में, D ब्लॉक में एंड F ब्लॉक में टोटली मेटल्स होती है, लेकिन जो P ब्लॉक होता है, P ब्लॉक में मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स तीनों होती है, ओके जी। तो मेटल्स में हम इलेक्ट्रॉन को निकालने से उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। जब भी हम S ब्लॉक में, S ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप रखे गए हैं? फर्स्ट A एंड सेकेंड A। फर्स्ट A को क्या बोला था? एल्कलाइन मेटल्स, एंड सेकेंड A को क्या बोला था? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, फर्स्ट A को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोला था? बिकॉज दीज ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एंड सेकेंड A को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला था? नो डाउट इसके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये कहाँ पाए जाते थे? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते थे, इसलिए सेकेंड A को क्या बोला था? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मैं आप लोगों को पिछला भी रिवाइज कराते हुए चल रही हूँ ताकि आपके माइंड में बना रहे, वो आप लोग भूले ना। फिर मैंने एक और पॉइंट बताया था कि इन जिन एलिमेंट्स को S ब्लॉक में रखा गया है उन एलिमेंट्स को S ब्लॉक में क्यों रखा गया है, ऐसा क्या देखा गया उन एलिमेंट्स में कि उनको S ब्लॉक में रखा गया। तो आपको याद है मैंने बताया था कि इस एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर S ब्लॉक में रखा गया है तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S सब शेल में जा रहा है, इसलिए उस एलिमेंट को S ब्लॉक में रखा गया है। ओके जी, क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। तो देखो, जब भी हम फर्स्ट A में ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप्स में तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ता है मतलब क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो जो न्यूक्लियस है उसका आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। और अगर उसने अपना इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, मतलब अपना कॉन्फ़िगरेशन उसने नोबल गैसेस जैसा कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? मोस्ट मेटालिक हो जाएगा या फिर मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मेटालिक का रीज़न भी यही था। क्लियर है? लेकिन जब हम
नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे, मान लो हमने 17 ग्रुप को लिया, 17 ग्रुप को क्या बोला था, हैलोजेंस बोला था। हैलोजेंस में जब भी हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखते हैं, और वहाँ पर हम रीज़न देते हैं आईपी को। किससे रीज़न देते हैं, आईपी से, EN से रीज़न देते हैं। जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो EN क्या होता है, कम होता है। तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसकी EN ज़्यादा है। EN क्या बताई थी, किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसको क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जो ऊपर वाला एलिमेंट था वो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन करके, उसको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो अपना कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसा कर लेगा। तो इसलिए जो ऊपर वाली नॉन मेटल है वो मोर रिएक्टिव होती है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली नॉन मेटल से, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर EN क्या होती है, कम होती है। क्लियर है सबको। चलिए, फिर मैंने आपको पीरियड में ऑर्डर बताया था रिएक्टिविटी ऑर्डर का, कि जब भी हम S ब्लॉक से D ब्लॉक तक आएंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, कम होगा। अब आप लोग ही बताएंगे मैंने इसका रीज़न्स आपको क्या बताया था। एंड जब भी हम जहाँ से P ब्लॉक स्टार्ट होगा, मुझे बताओ तो P ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड, P ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 13 ग्रुप से। 13 to 18 तक किसको रखा गया है, P ब्लॉक को रखा गया है। क्लियर है सबको। चलिए, तो 13 to 18 में जब हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्यों बढ़ेगा इसका रीज़न आप लोग मुझे देंगे, क्योंकि मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था, जल्दी बताओ। एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स था, एक टाइप का रिपल्टेटिव फोर्स था, एक टाइप का रिपल्टेटिव फोर्स था। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने बताया था, मान लो ये न्यूक्लियस है, इस पॉइंट को न्यूक्लियस मानो, ठीक है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको मैंने एक नाम दिया था, ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है। मैंने आपको बताया था जब भी अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब भी सेम चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब अपोजिट चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम अपोजिट चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जल्दी अट्रैक्टिव होते हैं ना, इस तरह की समझो। तो जो अगर अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मान लो इधर न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उसको शील्ड करेगा न्यूक्लियस के चार्ज को, कि वो वाले इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट ना हो पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे अट्रैक्शन शो करते हैं फिर भी रिपेल होने के बाद। इसको हमने क्या बोला था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर मान लो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो दोनों का इफेक्ट सेम था। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो सबसे ज़्यादा S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। ऐसे हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन करेगा, अगर रिपेल कर भी रहा है अगर इनर वाला इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कौन शो करेगा, जो न्यूक्लियस के पास होगा। तो न्यूक्लियस के पास कौन सी सबशेल पास होती है, सबसे ज़्यादा होती है S सबशेल, फिर होती है P सबशेल, फिर होती है D सबशेल, एंड देन होती है F सबशेल। क्लियर है, किसी को कोई यहाँ तक डाउट है? मैंने आपको पहले ही बोला आज मेरी वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, तो आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया था। हम पढ़ रहे थे अपना रेडियस। मैंने आपको बताया था रेडियस, क्या बताया था, क्या बताया था रेडियस मैंने, द डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। लेकिन ऐसे हम रेडियस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक एटम, मान लो ये दो एटम है, इस दो एटम को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। करके दिखा दो मुझे सेपरेट, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आप लोग सेपरेट नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड पॉइंट बताया था कि जो एटम होता है उसकी वेव थ्योरी हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसके अकॉर्डिंग उसकी सेम नहीं होती। ओके जी, चलिए। फिर मैंने बताया था बॉन्ड लाइन निकालना, कौन सा, अच्छा मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, उस साइंटिस्ट का नाम बताया था मैंने थोरली, क्या नाम था उसका, स्टीवेंसन एंड शोमाकर। वेरी गुड। चलिए, फिर मैंने बताया था रेडियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होती है एटॉमिक रेडियस और एक होती है
आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस होती है बिटवीन एटम्स या फिर बिटवीन न्यूट्रल एटम्स, एंड जो आयनिक रेडियस थी वो बिटवीन आयनिक एटम। आयनिक मतलब न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, और आयनिक एटम मतलब उस पर कोई ना कोई चार्ज आ गया है। एटॉमिक रेडियस को फिर हमने फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया था। कोवेलेंट रेडियस, ध्यान से सुनना, इसमें से ये इतना इजी टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई पहाड़ नहीं आता क्वेश्चन का। कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वॉन डेर वाल्स रेडियस। कोवेलेंट रेडियस किस में थी? नॉन मेटल्स। मैंने आपको बॉन्ड बताए थे, मेटालिक बॉन्ड। अगर बिटवीन मेटल एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड है वो, किस में होगा? मेटल्स में होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ बनता था? बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच। अच्छा, जो आयनिक बॉन्ड था वो किस किस के बीच में बनता था? बिटवीन मेटल्स एंड बिटवीन नॉन मेटल्स। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड था वो दोनों के बीच में बना था। जो हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ेंगे आगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो हम कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलिए कोवेलेंट रेडियस पढ़ते हैं। कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल में, मेटालिक रेडियस नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेटालिक रेडियस मतलब मेटल्स में प्रेजेंट होगी, ओके जी। एंड थर्ड थी वॉन डेर वाल्स रेडियस। मुझे देखो अभी से समझ लो, 2 बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको एटम्स वाले बॉन्ड बता दिए ना, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। जब भी हम कंपाउंड की बात करेंगे तो कंपाउंड में 2 बॉन्ड होते हैं जो नॉन मेटल्स में लगते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है वॉन डेर वाल्स बॉन्ड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है और कहाँ वॉन डेर वाल्स बॉन्ड लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड तभी लगेगा जब फोन क्या था? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसी के साथ क्यों? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचने की टेंडेंसी इनकी सबसे ज़्यादा होगी। अगर फोन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है तो उधर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर फोन के साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है तो उधर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और ऐसे हाइड्रोजन को बोलते हैं हम एसिडिक हाइड्रोजन। क्वेश्चन आता है एसिडिक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? जब हाइड्रोजन डायरेक्टली बोला है, मैंने पार्शियली नहीं बोला, क्योंकि आगे पार्शियली का भी क्वेश्चन आएगा। डायरेक्टली बोला है कि हाइड्रोजन जब डायरेक्टली फोन से अटैच होगा तो ऐसी हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है सबको? चलिए, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ लगेगा? जहाँ पर फोन से डायरेक्टली अटैच होगा हाइड्रोजन। बाकी सब में क्या लगता है? वॉन डेर वाल्स फोर्स। तो वहीं से वर्ड जनरेट हुआ है वॉन डेर वाल्स रेडियस, जो कि कहाँ होती है? नोबल गैसेस में। ओके, क्लियर है सबको? चलिए अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक रेडियस। एक एक रेडियस को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। एटॉमिक रेडियस, देखो एटॉमिक रेडियस को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। मैंने बताया ना, अगर मेटल और मेटल के बीच है तो मेटालिक बॉन्ड, अगर नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच है तो कोवेलेंट रेडियस, ओके, और नोबल गैसेस है तो वॉन डेर वाल्स रेडियस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एटॉमिक रेडियस को क्लासीफाई किसके बेसिस पर किया हुआ है। अगर आप मॉड्यूल करते हो, करना चाहिए, मैं आपको क्वेश्चंस लगाने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करती हूँ। अगर आप क्वेश्चन लगाते हो तो क्वेश्चन आप किसी भी मॉड्यूल, किसी भी बुक से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी को, मेरी थ्योरी को फॉलो करो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ओके जी, चलिए एटॉमिक रेडियस को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। किस पर क्लासीफाई किया गया है? एटॉमिक रेडियस को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। पहली रेडियस है कोवेलेंट रेडियस। मैंने अभी बताया आप लोगों को, कोवेलेंट रेडियस है तो कहाँ आएगी? बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। देखो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया इसका कि कोवेलेंट रेडियस कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग बता दोगे। अब तो आप बता दोगे ना, क्लियर। नॉन मेटल्स कहाँ रखे गए? पी ब्लॉक में। बाकी सारे कौन से हैं? मेटल्स हैं। तो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को तो आसानी से पहचान लोगे। तो जहाँ पर नॉन मेटल्स पाए जाएंगे वहाँ पर कौन सी रेडियस आएगी? वेरी गुड, कोवेलेंट रेडियस आएगी। और कोवेलेंट रेडियस मैंने आपको बताया था, जो कोवेलेंट रेडियस थी सबसे छोटी रेडियस, वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है। कोवेलेंट रेडियस एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती है। जो मेटालिक रेडियस का एक दूसरा नाम होता है क्रिस्टल रेडियस। वो एक दूसरे को सिर्फ टच करते हैं, ओके, एक दूसरे को सिर्फ टच करते हैं। और जो वॉन डेर वाल्स रेडियस होती है उसमें एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं। फिर से सुनो, कोवेलेंट रेडियस एक दूसरे को क्या करेंगे? बताओ जल्दी से। एक दूसरे को, जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। जो मेटालिक रेडियस होती है वो
एक दूसरे को टच करेंगे, एंड जो वॉन डर वाल रेडियस होती है वो सेपरेट मतलब दूर दूर पाए जाएंगे। तो कोवेलेंट रेडियस की डेफिनेशन है हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू सिंगल कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस होने के लिए पहली बात सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, क्लियर है, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, होमोएटॉमिक, एवरीवन नोन दिस होमोएटॉमिक, नहीं जानते कोई बात नहीं बताती हूँ। होमोएटॉमिक का मतलब होता है, दो टर्म्स होते हैं, एक होता है होमोएटॉमिक और एक होता है हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक का मतलब होता है जब सेम एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन के बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है ना, तो सेम हाइड्रोजन में अगर मान लो H2 है तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, हेट्रो एलिमेंट, क्योंकि दो हाइड्रोजन है लेकिन एक क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, जिसकी वजह से एलिमेंट कैसा हो गया, हेट्रो एटॉमिक हो गया। क्लियर है, चलिए अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप मुझे बताओगे कहाँ का कोवेलेंट रेडियस प्रेजेंट होगी। क्या हाइड्रो H2, आपको आंसर नहीं देखना है, पहले मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओ। अगर मान लो H2 है तो H2 में कोवेलेंट रेडियस होगी, बिल्कुल होगी। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नॉन मेटल एलिमेंट में होता है ना, हाइड्रोजन की वो फर्स्ट ए की भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है एंड 17 ग्रुप से भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब नॉन मेटेलिक बॉन्ड है एंड होमोएटॉमिक है, तो ये कोवेलेंट रेडियस शो करेगा। अब आता है ऑक्सीजन, नो डाउट होमोएटॉमिक है, सिंगल एटम है, लेकिन अब बॉन्ड कैसे बनते हैं वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला, सिंगल बॉन्ड चाहिए कोवेलेंट रेडियस के लिए, तो कोवेलेंट, लेकिन ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट रेडियस फॉलो नहीं करेगा। थर्ड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को तो आप सभी लोग जानते हो, है ना, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन को देखकर, मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया। आप लोग मुझे बताइए कि जब भी हम एयर की आगे हम रिएक्शंस की बात करेंगे, या अभी आपने 12th तो पास हो गया, 12th नहीं तो 10th तो की होगी आप लोगों ने, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एयर के साथ रिएक्शन हम ऑक्सीजन की करते हैं यूजुअली, नाइट्रोजन की नहीं करते। लेकिन एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। फिर से सुनो मेरा क्वेश्चन है कि जब भी हम एयर के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करते हैं। एयर के साथ किसी भी एलिमेंट में हम बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट की हमने रिएक्शन कराई एयर के साथ, तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है ना, सबको पता है ना। उसके बाद भी हम ऑक्सीजन को क्यों रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रोजन की रिएक्शन हम क्यों नहीं कराते? क्वेश्चन आता है ना, बताओ, पॉइंट है ये बिल्कुल, कि जब भी हम एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑलवेज ऑक्सीजन की रिएक्शन क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की रिएक्शन क्यों नहीं करते, जबकि ऑक्सीजन तो बहुत कम पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। जल्दी बताओ, किसी को आता है ये आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से। आता है किसी को? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, जब भी हम एयर की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड या किसी की भी हम रिएक्शन कराते हैं, जब भी हमें एयर के साथ रिएक्शन करानी होती है तो हम ऑलवेज ऑक्सीजन को लेते हैं, नाइट्रोजन को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते नाइट्रोजन को, जबकि नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है एनवायरनमेंट में एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन? बिकॉज यही रीज़न है कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, जबकि जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन होता है उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब मुझे बताओ कि 2 बॉन्ड को ब्रेक करना टफ है या फिर 3 बॉन्ड को ब्रेक करना टफ है? 3 बॉन्ड को ना, तो नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको ब्रेक करना इजी नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ऑक्सीजन में सिर्फ 2 बॉन्ड होते हैं, तो 2 बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है एज़ कम्पेयर टू 3 बॉन्ड। इसलिए जब भी हम एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑलवेज ऑक्सीजन को लेते हैं, नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो हम पहले अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, एटॉमिक रेडियस। मैं आपको पूरी केमिस्ट्री के बिल्कुल मुट्ठी में याद करवा दूंगी, फिंगर्स के ऊपर आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। चलो, अब आता है नाइट्रोजन कोवेलेंट रेडियस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी बताया
नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन नो डाउट होमो एटॉमिक है। होमो एटॉमिक मतलब सेम सेम एलिमेंट, लेकिन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि कोवेलेंट रेडियस की क्या कंडीशन है, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो मतलब नाइट्रोजन कोवेलेंट रेडियस फॉलो नहीं करेगा। अब आता है वाटर। अब बताओ वाटर कोवेलेंट रेडियस फॉलो करेगा, जल्दी बताओ, करेगा? यस और नो? नो। वाई? क्यों फॉलो नहीं कर रहा? बिकॉज इट इज हेट्रोएटॉमिक एलिमेंट। ओके, क्योंकि दो ऑक्सीजन, नो डाउट इसमें सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन ये कैसा है, हेट्रोएटॉमिक है। अब आता है H2O2। सभी जानते हैं H2O2 का नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन इसका एक और नाम होता है जो कि मेडिसिन में अगर इसका यूज़ होता है, तो मेडिसिन वाला नाम बताओ मुझे, इसका क्या बोलते हैं, परहाइड्रोल। H2O2 का एक दूसरा नाम होता है, एक तो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें परऑक्साइड लिंकेज पाई जाती है। आगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसमें सब पढ़ेंगे, ऑक्साइड परऑक्साइड क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। H2O2 का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं परहाइड्रोल। इसकी स्ट्रक्चर होती है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। आधी बुक खोल देते हैं ना, पूरे हाफ ओपन, मतलब हाफ ओपन बुक में कैसे बताऊँ, देखो ऐसे समझ लो, ये डायरी है तो इतनी खुली हुई, ऐसी होती है इसकी। H2O2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है। ओके, क्लियर है सबको? चलिए, तो अब मुझे ये बताओ, ये फॉलो करेगा या नहीं करेगा, जल्दी बताओ। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वेरी गुड, बिकॉज इट इज़ अ हेट्रोएटॉमिक। ओके, लेकिन नो डाउट सिंगल बॉन्ड तो है, H2O2 के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिसकी वजह से H2O2 कोवेलेंट रेडियस शो नहीं करेगा। अब आता है N2H2। क्या ये कोवेलेंट रेडियस शो करेगा? नहीं करेगा। पहली बात तो ये हेट्रोएटॉमिक है, बिकॉज नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दो एलिमेंट यूज हो रहे हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, जबकि कोवेलेंट रेडियस की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए एंड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। जबकि N2H2 जो है हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है एंड नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्डेड है। क्लियर है? चलिए, अब आप लोगों के लिए होमवर्क है C2H4 एंड C2H2। इधर एक और पॉइंट समझ लो, जब भी कार्बन का डबल करके दो ऐड कर दें अगर हम हाइड्रोजन में, तो उसको बोलते हैं एल्केन्स। कार्बन का जस्ट डबल कर दें अगर हम हाइड्रोजन में, तो उसको बोलते हैं एल्कीन्स। और अगर हम कार्बन का डबल करके उसमें माइनस कर दें दो हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं एल्काइंस। तो ये क्या है, कार्बन का डबल, जस्ट डबल, क्या होते हैं ये, एल्कीन। एंड अगर कार्बन का डबल करके दो माइनस कर दिया तो उसको क्या बोला है, एल्काइन। तो ये दोनों आपको होमवर्क है, आप मुझे बताओगे कोवेलेंट रेडियस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो कोवेलेंट रेडियस क्लियर है सबको? क्या बताया कोवेलेंट रेडियस में? पहला पॉइंट ये याद रखो, सिंगल होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए एंड होमो एटॉमिक होना चाहिए। हेट्रो एटॉमिक कोवेलेंट रेडियस शो नहीं करेंगे। एंड एक क्वेश्चन आ जाता है, कोवेलेंट रेडियस में कौन सा एलिमेंट शो नहीं करता, कौन सा एलिमेंट शो करता है कोवेलेंट रेडियस, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए, अब आते हैं मेटेलिक रेडियस। मैंने अभी बताया मेटेलिक रेडियस नाम से क्लियर हो रहा है, किस में पाई जाएगी, मेटल्स में। मेटल्स कौन कौन से ब्लॉक में प्रेजेंट होती हैं, एस ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक में भी एंड एफ ब्लॉक में भी। मेटेलिक रेडियस का दूसरा नाम क्या होता है, क्रिस्टल रेडियस। जो मेटेलिक रेडियस होती है उसमें मैंने बताया था एटम्स क्या करते हैं, जल्दी बताओ क्या करते हैं, एक दूसरे को जस्ट टच करते हैं। अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो कोवेलेंट रेडियस, अगर जस्ट टच कर रहे हैं तो मेटेलिक रेडियस, अगर दूर दूर हैं तो दिस इज अ वॉन डेर वाल्स रेडियस। क्लियर है? चलिए, अब हम पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस को बोला है क्रिस्टल रेडियस। मेटेलिक रेडियस ये तो पता है ना, उसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की हाफ डिस्टेंस लेते हैं, तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जस्ट नियरेस्ट, एडजेसेंट मतलब जस्ट नियरेस्ट मेटल एटम्स
in the metallic bond containing crystal lattice is called as metallic radius. क्लियर है? एनीवन इज डाउट? किसी को डाउट है? कोई बात नहीं, चलिए थर्ड पॉइंट आता है वॉन डर वाल रेडियस। आपकी कोवेलेंट रेडियस क्लियर हो गई, मेटेलिक रेडियस क्लियर हो गई, थर्ड है वॉन डर वाल रेडियस। पहले तो मुझे ये बता दो वॉन डर वाल रेडियस नाम से क्लियर हो रहा है किस में प्रेजेंट होगी? नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस किस ग्रुप नंबर को बोला था? 18 ग्रुप को। नोबल गैसेस का एक और नाम बताया था इनर्ट गैसेस। क्यों बोला था? ड्यू टू नॉन रिएक्टिव। क्यों होती है नॉन रिएक्टिव? ड्यू टू देयर हाई आईपी। ये किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकती क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तभी तो याद है इनको किस में रखा गया था? अल्टीमेट शेल में रखा गया था। इसकी आउटर मोस्ट शेल भी कंप्लीट होती है, पेनल्टीमेट शेल भी कंप्लीट होती है, प्री पेनल्टीमेट शेल भी कंप्लीट होती है अकॉर्डिंग टू बोर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ बात हम कर रहे थे नोबल गैसेस की। अब बात करते हैं वॉन डर वाल रेडियस, जो टॉपिक चल रहा है। वॉन डर वाल रेडियस पहला पॉइंट नोबल गैसेस में पाई जाएगी। वॉन डर वाल रेडियस में जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ओके, तो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वॉन डर वाल रेडियस। देखो ये बताया मैंने, अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक मिनट, अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं तो कौन सी रेडियस हो गई है? कोवेलेंट रेडियस। एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं वो थी मेटेलिक रेडियस। अब इस एटम को ले लो पूरे और इसको ले लो, इस मॉलिक्यूल को ले लो और इस मॉलिक्यूल को ले लो। ओके जी, तो ये दोनों क्या है? दूर दूर है। तो इनके बीच की जो हाफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे? वॉन डर वाल रेडियस। जो वॉन डर वाल रेडियस होती है वो ट्वाइस ऑफ होती है कोवेलेंट रेडियस के। तो मुझे बताओ कोवेलेंट रेडियस बड़ी है या फिर वॉन डर वाल रेडियस बड़ी है? मैंने अभी बोला वॉन डर वाल 2 गुनी होती है कोवेलेंट रेडियस के। मतलब कोवेलेंट रेडियस में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब वॉन डर वाल रेडियस बनेगी। तो वॉन डर वाल सबसे ज़्यादा बड़ी रेडियस होती है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी कौन सी है? वॉन डर वाल रेडियस, देन मेटेलिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है? तो यहाँ पर यही बताया गया है। एक और पॉइंट, मैंने आपको एटॉमिक साइज या फिर रेडियस का एक जनरल ट्रेंड बताया था कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता था। क्लियर है? लेकिन जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो वहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस शेल कांस्टेंट रहती हैं लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे जिसकी वजह से रेडियस पीरियड में जाने पर कम होती है। फिर से ग्रुप में जाने पर रेडियस क्या होती है? बढ़ती है। पीरियड में जाने पर रेडियस क्या होती है? कम होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन आ गया, पीरियड में जब भी हम जाएंगे नो डाउट फर्स्ट से लेकर 17th ग्रुप तक रेडियस कम होगी, लेकिन जैसे हम 17 से 18 ग्रुप पर आएंगे वैसे रेडियस बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? ड्यू टू देयर वॉन डर वाल रेडियस। अगर आपको एलिमेंट लिख कर दे दे फर्स्ट ग्रुप से 18 ग्रुप तक और आपसे ऑर्डर पूछे तो सबसे ज़्यादा रेडियस होगी 18th ग्रुप की ड्यू टू वॉन डर वाल रेडियस, उसके बाद फर्स्ट ग्रुप की होगी। नो डाउट फर्स्ट टू 17 तक जाने पर रेडियस पीरियड में क्या होती है? कम होती है, लेकिन 18th ग्रुप की रेडियस सबसे ज़्यादा होगी पीरियड में ड्यू टू देयर वॉन डर वाल रेडियस। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा पीरियड में रेडियस किसकी ज़्यादा होगी? अब 18th ग्रुप की ड्यू टू वॉन डर वाल रेडियस, उसके बाद फर्स्ट की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रही हूँ। फिर 5 की, फिर 6 की कम होगी, फिर सब 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, ऐसे आगे कम होती जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा होगी 18th ग्रुप की, देन फर्स्ट ग्रुप की। क्लियर है? ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन है एंड सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इस पर स्टार मार्क कर दिया है मैंने। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपकी एटॉमिक रेडियस कंप्लीट होती है। अभी हम पढ़ेंगे आयनिक रेडियस, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर यही लिखा है इस पॉइंट में, नोबल गैसेस एटम हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस
in their respective period because these atoms are held together through weak van der Waal force of attraction, hence they possess only van der Waal radius. ओके जी, क्लियर है सबको? याद रखना, ग्रुप में जाने पर रेडियस बढ़ती है, पीरियड में जाने पर रेडियस कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होती है? नोबल गैसेस की, ड्यू टू देयर van der Waal रेडियस. क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं आयनिक रेडियस पर. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो जल्दी. उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ. एटॉमिक रेडियस आपकी कंप्लीट हो चुकी है. अब हम पढ़ रहे हैं आयनिक रेडियस. मोस्ट प्रोबेबली रेडियस को कल हम कंप्लीट कर देंगे पूरा. उसके बाद स्टार्ट करेंगे आईपी, देन ईए, उसके बाद ईएन, फिर एसिडिक एंड बेसिक पहचानना बताऊंगी. फिर आपका चैप्टर कंप्लीट, मतलब अभी इसमें 1 वीक लग जाएगा चैप्टर में, लेकिन जब तक आपका चैप्टर कंप्लीट होगा ना तब आपको हर एक पॉइंट फिंगर्स पर याद होगा. आप खुद बोलोगे कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग पूरे ब्लैंक थे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बिल्कुल फिलअप हो गए हो. ओके, तो किसी को कोई डाउट है जल्दी पूछ लो. नहीं है, आगे बढ़े. चलिए देखो, आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस किस में होती है? बिटवीन आयनिक एटम्स के बीच. एटॉमिक रेडियस कहाँ होती थी? बिटवीन न्यूट्रल एटम्स के बीच. आयनिक रेडियस है मतलब चार्ज होगा. अब मुझे ध्यान से बताना, बिल्कुल ध्यान से, फोकस के साथ हो जाओ बिल्कुल. एक न्यूट्रल एटम है, ओके, ऐसे मान लो हाइड्रोजन, ये न्यूट्रल एटम है और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव है. सभी लोग जानते हैं ना ये जो चार्ज आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये किसका चार्ज होता है? जानते हो? नहीं जानते हो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे. पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और अगर मान लो H नेगेटिव दिया होता तो नेगेटिव साइन तब आता जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होते हैं. ओके, तो क्लियर है इस पॉइंट को? जब भी पॉजिटिव साइन आएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, एंड नेगेटिव साइन आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन किया गया है. क्लियर है यहाँ तक? अब तो सब बता दोगे ना. अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, एंड नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हुई है. ओके, देखो हाइड्रोजन एक एटम न्यूट्रल है, एक H पॉजिटिव है. तो अब मुझे ये बता दो, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ढंग से बना लेते हैं इसको. क्लियर है? अब मुझे ये बता दो, ये न्यूट्रल एटम है, लेकिन जो H प्लस है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? निकल गया है. तो एक पूरा न्यूट्रल एटम है और एक है H पॉजिटिव, जिसमें से कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है. तो अब मुझे ये बताओ किसका साइज ज़्यादा होगा, न्यूट्रल एटम का या फिर कैटाइन का? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम बोलते हैं कैटाइन, और जब नेगेटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? एफिशिएंसी होती है. जब इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो नेगेटिव चार्ज आता है जिसको हम बोलते हैं Nn. तो अभी हम बात कर रहे हैं कैटाइन की. एक एटम है हाइड्रोजन जो न्यूट्रल है, और एक एटम है जिसमें से कि डेफिशिएंसी हो गई है इलेक्ट्रॉन की. तो साइज किसका बड़ा होगा, न्यूट्रल एटम का, या जिसकी डेफिशिएंसी हो गई है, जिसकी कमी हो गई है, कि उसका साइज बड़ा होगा? बताओ. वेरी गुड, किसका साइज बड़ा होगा? न्यूट्रल एटम का, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल के आए ना, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है. अगर मान लो ऐसे समझो, एक चिप्स का पैकेट लिया आपने, लेज होते हैं, लेस का पैकेट लिया, अब वो पूरा पैक है, आपने लेस एक भी उसमें से लेस को नहीं निकाला, एक भी आपने उसको मतलब खोला नहीं है अभी, तो वो उसको मान लो न्यूट्रल एटम. लेकिन अगर आपने लेस को खोल कर उसमें से एक लेस निकाल लिया तो कमी हो गई ना. पहले उसमें पूरे फिलअप थे, लेकिन अब उसमें से आपने क्या करा, एक लेस को निकाल लिया, तो उसमें कमी हो गई ना लेस की. तो सबसे ज़्यादा वेट या फिर सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? जो पहले था उसका, क्योंकि अब तो वेट में कमी हो गई ना. ऐसे ही यहाँ पर साइज से है,
एक हाइड्रोजन जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो जो न्यूट्रल एटम है उसका साइज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कैटाइन का। क्लियर है? यही बोला है इधर कि एटम का साइज ऑलवेज ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू कैटाइन। और इसका सेकंड रीज़न जाता है जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मैंने उधर एक फॉर्मूला बताया था जेड माइनस सिग्मा, जब हमें जेड इफेक्ट निकालना हो, लेकिन जब हम जेड इफेक्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसका फॉर्मूला लगता है जेड अपॉन ई। जेड मतलब एटॉमिक नंबर एंड ई मतलब इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो 11 सोडियम है, ये खाली न्यूट्रल एटम है, और ये 11 सोडियम पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन निकला है। तो नो डाउट जहाँ पर पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका साइज ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कैटाइन। तो इधर जेड इफेक्ट से निकालेंगे, एटॉमिक नंबर 11 है और इसमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो 11 अपॉन 11 1 इसका जेड इफेक्ट आ गया, जबकि इसका जेड इफेक्ट 1.1 आएगा। जब जब जेड इफेक्ट बढ़ेगा तब तक रेडियस कम होगी। जेड इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो रेडियस ऑफ कैटाइन क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट जेड इफेक्ट को निकालने का फॉर्मूला जेड अपॉन ई। सेकेंड पॉइंट, अगर एक एटम है और एक कैटाइन है, कैटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, एटम और कैटाइन में से किसका साइज बड़ा होगा? एटम का। चलिए आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम +2 किसका साइज बड़ा होगा? मैग्नीशियम का, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के तो उसका साइज तो और कम हो गया ना। मान लो ये न्यूट्रल एटम है, ठीक है, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, थोड़ी साइज में कमी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और साइज में कमी हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा साइज होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम प्लस का एंड मैग्नीशियम +2 का। एक और फंडामेंटल ट्रिक है, अगर सेम एलिमेंट हो तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज बढ़ता है ना उतना ज़्यादा रेडियस आपकी कम होगी, और जितना ज़्यादा माइनस चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी रेडियस बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन है एल्यूमिनियम, ये पूरा ऑर्डर दिया है, इसमें मुझे जल्दी से फटाफट बता दो रेडियस का ऑर्डर। प्लस चार्ज बढ़ रहा है मतलब रेडियस कम होगी। वेरी गुड। देखो अब ये एलिमेंट है, जब भी एक और पॉइंट समझ लो, याद कर लो, 2 एलिमेंट दिए हैं। अब आपको पता है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो सफिक्स में इक लगता है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कम है तो सफिक्स में अस लगता है। जैसे कि सेम एलिमेंट है, इसमें +2 चार्ज है, इसमें +3 चार्ज है, +2 चार्ज कम एंड +3 चार्ज ज़्यादा है, तो कम वाले चार्ज में जो सफिक्स लगता है वो लगता है अस, एंड जो ज़्यादा चार्ज है तो इसको क्या बोला हमने? स्टीनस। इसका चार्ज ज़्यादा है ना, इसकी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो चार्ज है वही तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, तो इसका चार्ज ज़्यादा है मतलब इसके सफिक्स में क्या लगेगा? इक लगेगा, इसलिए इसको क्या बोला? स्टेनिक। तो +2 एंड +3 जितना ज़्यादा सेम एलिमेंट में चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस क्या होगी? कम होती जाएगी। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट SnCl2 एंड SnCl4 दिया है। SnCl2 में आपको पता है ऑक्सीजन स्टेट सभी निकालना जानते हो, नहीं जानते हो तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ेंगे। तो देखो इस पर है +2 चार्ज, इस पर है +4 चार्ज, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतनी कम रेडियस, तो SnCl2 की रेडियस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू SnCl4। लास्ट क्वेश्चन है FeCl2 जिसको बोलते हैं फेरस। कम ऑक्सीजन स्टेट तो सफिक्स अस एंड मोर ऑक्सीडेशन स्टेट तो सफिक्स एक। FeCl2 को बोला फेरस क्लोराइड एंड FeCl3 को बोला है फेरिक क्लोराइड। तो FeCl2 जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रेडियस बढ़ेगी, बढ़ेगी, कम होगी। फोकस के साथ पढ़ो, जितना ज़्यादा प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेडियस कम होगी। चलिए तो आज रेडियस ऑफ एन एटम कल पढ़ेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। कल संडे है तो कल आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको बायोलॉजी का ट्रिक वाइज 1 शॉट किस चैप्टर का वीडियो चाहिए, वही कल मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना आप लोगों को 1 शॉट वीडियो किस चैप्टर का चाहिए बायोलॉजी का। तो संडे को हमारी बायोलॉजी 1 शॉट का लेक्चर आया करेगा
एंड मंडे टू सैटरडे हमारे पास जो केमिस्ट्री चल रही है वो कंटिन्यू हमारी चलेगी। तो मुझे आप लोग आज लोग बताकर जाइएगा कि आपको किसका वन शॉट वीडियो चाहिए, कल मैं उसका लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो कल वन शॉट वीडियो आपका हो जाएगा 5 PM तक आपका डल जाएगा यूट्यूब पर, तो आप लोग देखिएगा। और अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। ओके, और कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाया करो। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।